हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जिनका भी एग्जाम फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का है 20 तारीख को, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, गो एंड चेक। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 10 हाई प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूंगी ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आंसर को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कैसे लिखना है आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस इट्स हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट। फार्माकोग्नोसी क्या होता है? अगर सिंपल समझे तो फार्माकोग्नोसी हमारे फार्मेसी का एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। अब ये क्रूड ड्रग्स क्या होता है? वैसे ड्रग्स या मेडिसिन जो हम लोगों को नेचर से मिलती है, नेचुरल सोर्स से मिलती है, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, मिनरल्स से, है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो अगर ये नेचुरल सोर्स हो गए, अगर हम इनसे कोई ड्रग या मेडिसिन ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो ड्रग और मेडिसिन क्या कहलाएगी? क्रूड ड्रग्स। ठीक है। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर? फार्माकोग्नोसी के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ हम ड्रग्स की स्टडी नहीं, बल्कि उसे उगाना कैसे है ना, कलेक्ट कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उस ड्रग का इवेल्युएशन, और फिर वो किस तरीके से मेडिसिनली यूज किया जाएगा, ये सब की स्टडी होती है फार्माकोग्नोसी के अंदर। क्लियर? अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये काफी पुरानी बातें हैं, काफी लंबे समय से चलता आ रहा है फार्माकोग्नोसी, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो फार्माकोग्नोसी कोई एक दिन में डेवलप नहीं हुई। इंसान, पहले जमाने के लोग प्लांट्स को मेडिसिन के तौर पे, मेडिसिन के रूप में यूज किया करते थे डिजीज को ठीक करने के लिए। ठीक है। फिर उनके यूजेस को वो लिखना शुरू किए। उसके बाद साइंटिफिकली साइंटिस्ट लोग उसके बारे में और स्टडी किए। तो फाइनली उसके अंदर का जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था उसको आइसोलेट किया गया। तो धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। जैसे कि अगर हम लोग एंशियंट पीरियड की बात करें, काफी लंबे पुराने जमाने की बात है, एंशियंट टाइम में, तो जो मेडिसिनल प्लांट्स को यूज किया जाता था अलग अलग डिजीज को ठीक करने के लिए, डायरेक्ट प्लांट पार्ट को यूज करते थे। जैसे किसी लीफ को यूज करके बुखार ठीक करने के लिए, किसी प्लांट के बार्क को यूज कर लिया मलेरिया ठीक करने के लिए। धीरे धीरे जब वो यूज करने लगे तो उनको एक्सपीरियंस हुआ, वो ऑब्जर्व किए कि अच्छा ये प्लांट इस डिजीज में हेल्पफुल है, अच्छा ये प्लांट का पार्ट इस डिजीज को ठीक कर रहा है। तो वो ऑब्जर्व किए, एक्सपीरियंस किए, धीरे धीरे उनको पता चला कौन सा प्लांट कौन से डिजीज को ठीक कर रहा है। तो वो लिखना शुरू किए। ठीक है। उन्होंने क्या किया? लिखना शुरू किया। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा मेडिसिनल सिस्टम है इंडिया का, आयुर्वेदा, है ना। आयुर्वेदा सब लोग नाम सुने होंगे, काफी पुराना सिस्टम है, मेडिसिनल सिस्टम है इंडिया का। तो आयुर्वेदा डिस्क्राइब मेनी मेडिसिनल प्लांट्स इन टेक्स्ट। दो टेक्स्ट का नाम आपको याद रखना है, एक चरक संहिता और एक सुश्रुता संहिता। ये दोनों ही आचार्य थे उस टाइम के, उस जमाने के। ये दोनों ने कई मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है। ये दोनों इंडिया का आयुर्वेदिक बुक है। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। वो लोग यूज करते गए अलग अलग प्लांट्स को डिजीज को ठीक करने के लिए, और उसके बारे में लिखते गए। फिर आता है सेकेंड, ग्रीक एंड रोमन पीरियड। इस टाइम पे हिपोक्रेट्स जो थे, वो भी कई मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्क्राइब किए। डायोस्कॉर्डिस नाम का एक फिजिशियन था, तो उन्होंने भी अपनी किताब में डी मेट्रिका मेडिका नाम से एक बुक है उसका, इस बुक में कई इंपॉर्टेंट वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स इन्होंने भी उसमें लिखा। फिर आता है मेडिवल पीरियड। इस टाइम पे जो अरेबिक स्कॉलर्स हुआ करते थे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखने लगे, संभाल कर रखने लगे, और उस नॉलेज को और डेवलप किए रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लांट्स। फिर आता है मॉडर्न पीरियड। फिर इस मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी जैसे ब्रांच डेवलप हुए, जिससे कि प्लांट्स और फ्लूइड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना और इजी हो गया, इसका इवेल्युएशन करने लगे हम लोग, है ना। और क्या हुआ? आइसोलेशन होने लगा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है। पहले जमाने के लोग डायरेक्ट प्लांट के पार्ट को डिजीज ठीक करने के यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम पे क्या होने लगा? उसकी प्रॉपर स्टडी होने लगी, उसकी प्योरिटी चेक, आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी चेक, उसके अंदर जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो मेन काम करता है
डिजीज को ठीक करने के लिए उसको आइसोलेट करने लगे, अलग करने लगे, है ना। तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आइसोलेशन होने लगा बॉडी। अब हम लोग मॉडर्न टाइम पे डायरेक्ट प्लांट पार्ट को यूज नहीं करते, हम लोग उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करते हैं। जैसे कि ओपियम, ओपियम से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलता है कौन सा, मॉर्फिन। ये मॉर्फिन क्या काम करता है हमारे बॉडी में, एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, दर्द को ठीक करता है, पेन को रिलीज करता है ना। एक और है जैसे कि सिंकोना बार्क, तो उस बार्क से क्या, उस बार्क का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, क्विनिन। क्विनिन है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करता है। तो पहले जमाने के लोग डायरेक्टली बार्क को यूज करते थे, है ना। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करते, अब हम लोग उस बार्क से निकालते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि मेन काम करता है, जो कि इफेक्ट शो करता है बॉडी में। तो उसको हम लोग फिर मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये फार्माकोग्नोसी जो फील्ड है वो डेवलप होता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है। स्कोप मतलब कि फार्माकोग्नोसी फील्ड के अंदर क्या क्या आप स्टडी कर सकते हैं ना। जैसे कि फार्मा कर लो तो आपके पास आगे करियर में ये सब स्कोप है, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना, कि ये आप कर सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो, ये जॉब कर सकते हो। तो इसी तरीके से फार्माकोग्नोसी के अंदर क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कर, जैसे कि आपके पास कोई प्लांट सैंपल है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्चुअली कहाँ से आया है ना, किस चीज का है। तो आप मॉर्फोलॉजी चेक करोगे, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, है ना, उसमें कई केमिकल टेस्ट वगैरह लगाओगे जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाएगा, है ना, कि वो एक्चुअली किस चीज का प्लांट सैंपल है। देन फिर आता है नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, या फिर आप प्लांट्स को, मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, उगा सकते हो, है ना। तो इसमें प्रॉपर ग्रो करने के लिए सॉइल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि मेडिसिनल प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाए, है ना। उसकी जो ग्रुप ड्रग हो वो अच्छी हो, गुड क्वालिटी की हो, प्योर हो। तो ये इसका एक पार्ट हो गया, स्कोप हो गया। थर्ड है कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब आपने उगा लिया तो उसको कलेक्ट करना, है ना, कि किस, अब जैसे कि हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने के बाद जब कलेक्शन करते हैं धान या कुछ भी, तो उसका एक समय होता है कलेक्ट करने का, उस समय पे कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन भी एक बहुत जरूरी स्टेप है। उगा तो लिया, अब कलेक्शन कब करना है, किस टाइम पे करना है ना, कौन सा पार्ट कलेक्ट करना है आपको जो आपके लिए फायदेमंद है। तो ये इसके अंदर आता है। जैसे कि सेना, एग्जाम्पल, सेना का जो लीफ होता है वो कलेक्ट करते हैं हम लोग, सिंकोना तो उसका बार्क कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सेना के लीफ में होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिंकोना के बार्क में होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो हमारे फायदे की चीज है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, और कलेक्शन का भी एक प्रॉपर समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, है ना। तो ये इसके अंदर आ जाता है थर्ड स्टेप। फिर आता है इवेल्युएशन ऑफ फ्लूइड ड्रग्स। फ्लूइड ड्रग्स आपने निकाल दिया, ठीक है। अब उस फ्लूइड ड्रग्स को इवेल्युएशन करना है, मतलब कि इवेल्युएशन में उसकी आइडेंटिटी, प्यूरिटी, कितना प्योर है, इम्प्योर है, उसकी क्वालिटी, और उसके अंदर जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका क्या स्ट्रेंथ है ना। ये सब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड अवेलेबल है, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन हो गया, फिजिकल इवेल्युएशन है, केमिकल इवेल्युएशन है, और बायोलॉजिकल इवेल्युएशन है। ये कुछ मेथड है जिसकी हेल्प से इवेल्युएशन किया जाता है, किसका, फ्लूइड ड्रग्स का। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक्सट्रैक्शन, फ्लूइड ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन करना और फिर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करना, निकाल देना, ये भी एक स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। जैसे एग्जांपल सिंकोना, सिंकोना का जो बार्क है वो कलेक्ट कर लिया एज अ फ्लूइड ड्रग, अब उस बार्क का एक्सट्रैक्शन होगा, फिर उसके अंदर जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको आइसोलेट किया जाएगा। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, क्विनिन। ये क्विनिन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसको निकालते हैं और फिर मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। ये क्या रोल प्ले करता है, एज अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट है वो एंटी मलेरियल इफेक्ट है, मलेरिया को ठीक करने में हेल्प करता है ये। सेना का जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो है सेनोसाइड्स, एज अ लैक्सेटिव ये काम करता है। तो ये सब क्या है, ये दोनों क्या हो गया, आपके क्रूड ड्रग का फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो फार्माकोग्नोसिस सिर्फ मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करने तक लिमिटेड नहीं है, प्लांट को ग्रो कैसे करें,
प्लांट को ग्रो से लेकर कलेक्ट कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, इवेल्युएट करना, उसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालना और फिर नेचुरल प्रोडक्ट से मेडिसिन को डेवलप करना, ये सब फार्माकोग्नोसी के स्कोप के अंदर आता है। ठीक है, फिर अब एक्सट्रैक्शन वगैरह कर लिया, आइसोलेशन वगैरह कर लिया, तो अब ड्रग डिस्कवरी होगी, है ना, मेडिसिन बनाए जाएंगे। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। उस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट से हर्बल मेडिसिन बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स में यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो हिस्ट्री है या इसको हिस्ट्री जो है, इसको डेट का बर्डन मत बनाना, ठीक है। हिस्ट्री को डेट वेट से याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक जर्नी समझ लो। एक जर्नी आपको याद रखना है। पहले ह्यूमन प्लांट्स को मेडिसिन के रूप में लिया करते थे, यूज किया करते थे डिजीज को ठीक करने के लिए। फिर उसका जो भी नॉलेज है उन्होंने गेन किया वो लिखे, किताबों में लिखे, ठीक है, रिकॉर्ड हुआ। फिर प्लांट्स को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया गया, और फिर फाइनली साइंटिस्ट ने प्लांट्स के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाला, उसको मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट किया। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये हिस्ट्री के अंदर आपको लिखना है, डेवलपमेंट के अंदर लिखना है। क्लियर। तो डेवलपमेंट में आपको क्या लिखना है, फार्माकोग्नोसी डेवलप फ्रॉम सिंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्टैंडर्डाइजेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न हर्बल फॉर्मुलेशन। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का क्या क्या सोर्स हो सकता है वो आपको बताना है विद एग्जाम्पल। तो पहले तो क्रूड ड्रग्स प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि सेना, डिजिटलिस, क्लोव, सिंकोना। ठीक है। एनिमल सोर्सेज क्या हो गए ड्रग्स ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि हनी बी से ऑब्टेन होता है, बी वैक्स, बी हनी बी से ऑब्टेन होता है, जिलेटिन एनिमल कोलेजन से ऑब्टेन करते हैं, कोड लिवर ऑयल फिश से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये एनिमल सोर्सेज हो गए। कुछ मिनरल सोर्स से भी ऑब्टेन होता है ड्रग्स, जैसे कि टाक, कोलेन, चौक, बेंटोनाइट, ये सब आपका जो है ये मिनरल्स से मिलते हैं हमको। मेरीन सोर्स से मिलने वाले कुछ ड्रग्स जैसे अगार, अलगी से मिलते हैं हमको, है ना। एलजी एलजी नेट्स ब्राउन अलगी से मिलता है, टेराजिनिन रेड अलगी से मिलता है हमको। माइक्रोबियल सोर्स से मिलने वाले कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन पेनिसिलिन पेनिसिलियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमको स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है। ये दोनों ही एज अ क्रूड ड्रग मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसका डिफरेंट मेथड, क्या क्या मेथड अवेलेबल है। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब समझो, सिमिलर ड्रग्स को एक ग्रुप में अरेंज करना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपके पास 100 बुक है, 100 बुक्स है, तो आप उस बुक को किस तरीके से अरेंज करोगे, या तो अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, ए वाले बुक अलग सेक्शन में, बी नाम से जो बुक है वो अलग सेक्शन में, सी नाम से जो है वो अलग सेक्शन में। या तो आप उन बुक्स को सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लोगे, केमिस्ट्री के बुक्स अलग सेक्शन में, फिजिक्स के बुक अलग सेक्शन में, है ना। या तो फिर आप ऑथर नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर दोगे। तो उसी तरीके से कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कई क्रूड ड्रग्स है ना, तो उनको क्लासिफाई करना जरूरी है अलग अलग ग्रुप में। तो हम लोग क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर, बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो, या मॉर्फोलॉजी, या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पे, या फिर थेराप्यूटिक यूज के बेस पे। तो हम जो क्रूड ड्रग्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, या ओरिजिन के बेसिस पे, या मॉर्फोलॉजी, या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर उसके थेराप्यूटिक यूज के बेस पे। ठीक है। अब हमारे पास कुछ मेथड अवेलेबल है क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि आप क्लासिफाई कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल पैटर्न में। Some drugs are arranged alphabetically according to their names. जैसे एग्जाम्पल एकासिया, बेलाडोना, सिंकोना, डिजिटलिस। आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो, ये सब अरेंज है अल्फाबेटिकली, A B C D इस तरीके से। ठीक है। कुछ और मेथड भी है क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ड्रग्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बोटैनिकली।
ठीक है, जैसे कि फैमिली के अकॉर्डिंग बेलाडोना, धतूरा, ये सब जो प्लांट्स हैं ये किसके अंदर आता है, फैमिली सोलेनेसी के अंदर। तो इनको एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि सेना है, लिकोराइस है, ये सब किसके फैमिली के किस फैमिली में आता है, फैमिली फेबेसी। तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से भी किया जाता है क्लासिफिकेशन। थर्ड मेथड है क्लासिफिकेशन का, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ड्रग्स को बेस्ड ऑन देयर प्लांट पार्ट या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जैसे कि जनरली दो तरह से अरेंज किया जाता है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग किसे कहा जाता है, जिस भी ड्रग का सेलुलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे एग्जांपल, सेना के लीफ को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सिंकोना के बार को जब आप देखोगे तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये सब जितने भी ड्रग्स दिख रहे हैं आपको, ये सब का आप जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो तो आपको सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिखता है। तो ये सब कहलाएगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इनको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वाली कैटेगरी में रख दिया। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब डू नॉट हैव डेफिनेट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे। जैसे एकैसिया का गम हो गया है ना, रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, ऑयल हो गया, एस्टेरॉइड। तो ये सब आपका जो ड्रग है ये किस तरीके का है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली भी अरेंज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है क्रूड ड्रग्स को। नेक्स्ट एक और मेथड है अपने पास, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब उस क्रूड ड्रग के अंदर क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बेलाडोना, सिंकोना, इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है, मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, वो क्या है, अल्कोलॉइड्स। तो इसको एक ग्रुप में डाल दिया। क्लोव हो गया, फेनल हो गए, इसमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है वो वोलेटाइल ऑयल है। तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मेथड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्रूड ड्रग्स को बेस्ड ऑन देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट क्लासिफाई करना है। जैसे कि रुअल्फिया, इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है ये कैसा है, एंटी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में ये हेल्प करता है। तो इसको इस कैटेगरी में डाल दिया। डिजिटलिस कार्डियक टोनिक है ना, मतलब कि हार्ट वाले पेशेंट को देते हैं हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये मतलब कि यहाँ पे जो भी ड्रग्स आपको दिख रहे हैं, फ्यू ड्रग्स, इनको कैसे अरेंज किया गया है, उसके थेरापेटिक एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये अपने पास कुछ मेथड है क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट इज एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिस्कस टाइप्स मेथड विद एग्जांपल। सिंपल एडल्ट्रेशन का मतलब समझिए मिलावट, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो मिलावट, किसी भी चीज में कुछ मिला देना। तो यहाँ पे किस चीज में मिलाया जा रहा है, क्रूड ड्रग्स में मिलाया जा रहा है, मिलावट किया जा रहा है। जैसे कि अगर एग्जाम डेफिनेशन से हम लोग देखें तो एडल्ट्रेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिप्लेसिंग और मिक्सिंग अ जेन्युइन क्रूड ड्रग विथ inferior, superior, defective और harmful substance। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एडल्ट्रेशन में जेन्युइन ड्रग्स के अंदर क्या मिक्स किया जा रहा है, इंफीरियर, सुपीरियर, डिफेक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंस को मिलाया जा रहा है। ये जो मिलावट है ये इंटेंशनली भी हो सकता है, इंटेंशनली भी हो सकता है, मतलब जान के भी या अनजाने में भी हो सकता है। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो कई प्रकार के मिलावट होते हैं। जैसे कि पहला, सब्सटीट्यूशन। इसमें क्या होता है, जो जेन्युइन ड्रग्स है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है अनदर सिमिलर लुकिंग ड्रग से। जैसे कि एक एग्जांपल, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का मतलब केसर। तो केसर के जैसा सिमिलर दिखने वाला कोई अदर चीज को मिला देना। तो ये हो गया आपका क्या, सब्सटीट्यूशन, एडल्टरेशन। दूसरा है एडिशन ऑफ इंफीरियर मटेरियल, लो क्वालिटी के मटेरियल को मिलाना। जैसे इंफीरियर मटेरियल इज मिक्स्ड विद जेन्युइन ड्रग्स। फिर आता है फॉरेन मटेरियल का एडिशन, अनवांटेड मटेरियल को मिक्स करना, जैसे स्टोन, सैंड, स्टीन, अदर प्लांट पार्ट। ठीक है, आपके जेन्युइन ड्रग्स में इनको अनवांटेड सब्सटेंस को मिला देना। फिर आता है आर्टिफिशियल एडल्ट्रेशन, यहाँ पे आर्टिफिशियल सब्सटेंस को जेन्युइन ड्रग्स में, क्रूड ड्रग्स में मिला दिया जाता है। तो ये कुछ प्रकार के एडल्ट्रेशन, मिलावट। अब ये करते क्यों है लोग, कॉज क्या है, कारण क्या है एडल्ट्रेशन करने का, तो देयर इज सम रीजन।
जैसे कि अगर जेन्युइन ड्रग हाई कॉस्ट का है तो मिलावट करते हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण, पुअर स्टोरेज के कारण। अगर सही से क्रूड ड्रग को स्टोर नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा, फिर जब खराब होता है तो लोग उसमें मिलावट करने लगते हैं। हाई डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग कम हो तो फिर उसमें मिलावट किया जाता है। तो ये कुछ कॉज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिस्कस ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल इवेल्युएशन। अभी हम लोग देखे थे कि इवेल्युएशन क्यों करते हैं हम लोग क्रूड ड्रग्स का, ताकि हम लोगों को क्रूड ड्रग्स की आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर पाए। अब इस इवेल्युएशन करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड है, केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, माइक्रोस्कोपिक मेथड है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 3 मेथड पूछा, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक और केमिकल। अगर आपको 5-6 सब याद है तो सब लिख दो, ठीक है, जितने भी मेथड आपको याद है। डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इवैल्यूएशन ऑफ फ्लूइड ड्रग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम इसके मेथड को वन वन समझे तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, सेंस ऑर्गन का यूज करके पता लगा किसी चीज को, जैसे कि कलर के हेल्प से, टेस्ट, स्मेल या टेस्ट या साइज से या उसके टेक्सचर के हेल्प से। तो अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, तो ये सब किसके अंदर आता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। जैसे एक एग्जांपल, क्लोव हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड टेस्ट। जो लौंग होता है उसका एक अपना अलग स्मेल होता है, टेस्ट होता है, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये लौंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। यहाँ पे माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं फ्लूइड ड्रग को इवैल्यूएशन करने के लिए। जैसे कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस फ्लूइड ड्रग का स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, फाइबर्स, वेसल्स, है ना, स्टार्च ग्रेन या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ये सब आप देख पाते हो। इसके एक एग्जांपल याद कर लीजिए, पाउडर माइक्रोस्कोप ऑफ लीफ ड्रग। नेक्स्ट है केमिकल इवैल्यूएशन। यहाँ पे डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। या मतलब कि क्रूड ड्रग के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका प्रेजेंस क्या है, मतलब कि वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये हम लोग चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट अवेलेबल है और ऐसे, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आपको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिटरमाइन करना है। अगर एल्कलॉइड्स को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। अगर टेनिन को आपको इवेलुएट करना है तो उसके लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट लगाते हैं। अगर ग्लाइकोसाइड्स को इवेलुएट करना है तो स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट यूज किया जाता है। क्रूड ड्रग्स को फिजिकल इवेलुएशन की हेल्प से भी आइडेंटिफाई वगैरह करते हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह। बायोलॉजिकल इवेलुएशन में क्या किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी यूजिंग सुटेबल बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब उस क्रूड ड्रग का बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है। तो ये सब आपका इवेलुएशन का मेथड है, ये आपको याद रखना है, OMPCP, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। क्लियर? Next question, discuss cultivation of medicinal plants, factor affecting cultivation. Cultivation of medicinal plants, cultivation का simple meaning है medicinal plants को systematically and scientifically grow करना, ताकि हमें good quality, pure और sufficient quantity में medicinal plant material मिल सके। Cultivation अच्छे से करना जरूरी है ताकि जो हमारा जो क्रूड ड्रग्स होगा उसके अंदर हाई क्वांटिटी में फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं उसको, वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिले, वो प्योर ड्रग प्योर हो, अच्छी क्वालिटी का हो। तो उसके लिए जरूरी है कल्टीवेशन सिस्टमैटिकली और साइंटिफिक तरीके से हो। अब हम डेफिनेशन से समझते हैं, कल्टीवेशन इज अ कंट्रोल्ड ग्रोइंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स अंडर सुटेबल environment and agriculture condition to obtain good quality medicinal material। ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए हमें प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और एग्रीकल्चर कंडीशन भी सही होनी चाहिए ताकि हम लोगों को गुड क्वालिटी का मटेरियल मिल सके। कुछ फैक्टर्स हैं जो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनलाइट
ये प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स वार्म इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, कुछ प्लांट्स कूल इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। दूसरा है फैक्टर सॉइल। सॉइल किस टाइप का है, पीएच, फर्टिलिटी, ड्रेनेज और ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर क्या अवेलेबल है, ये सब भी मैटर करता है प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो ये सॉइल का टाइप हो गया। दूसरा फैक्टर लाइट। लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट्स के ग्रोथ में। लाइट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स लाइट में अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, कुछ प्लांट्स सेमी लाइट पसंद करते हैं, शेड में रहना पसंद करते हैं। तो ये लाइट एक फैक्टर है कल्टीवेशन को अफेक्ट करने के लिए। दूसरा फोर्थ है फर्टिलाइजर्स। जैसे कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, तो इससे प्लांट का जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। तो फर्टिलाइजर गुड क्वालिटी का होना चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर दे या बैड क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज कर दे तो उससे प्लांट का ग्रोथ भी बिगड़ जाता है और जो हमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं वो भी प्योर नहीं मिल पाते, वो भी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर सप्लाई जरूरी है ना उसके ग्रोथ के लिए। अगर ज्यादा वाटर दे तो रूट खराब होने लगता है और रूट्स में फंगस लगने लगते हैं। तो वाटर सप्लाई सफिशिएंट एडिक्वेट अमाउंट में जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन होना जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए। पेस्ट एंड डिजीज, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया, ये आपके प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है, जिससे अगर प्लांट खराब हो सकता है और उससे जो मेडिसिनल मटेरियल आप ऑब्टेन करना चाहते हो वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर है जो आपके प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन को अफेक्ट करता है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो पहले तो प्लांट्स को उगाया जाएगा, उगाने के बाद उसको कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। ऐसा नहीं कि कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट उसको हम लोग पैकेट में भर के या डब्बे में भर के स्टोर कर लेते हैं। कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग की जाती है प्रॉपरली उसको, फिर उसके बाद स्टोरेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो कल्टीवेशन मतलब कि अब जब हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स को उगाते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ प्लांट जरूरी है, सिलेक्शन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोइंग, इरिगेशन, पानी का जो सप्लाई है वो सही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए अदरवाइज रूट खराब हो जाएंगे, फंगस लग जाएगा। फर्टिलाइजेशन जो आप यूज़ कर रहे हो सही होना चाहिए और गुड क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी खराब कर देगा। जो वीड्स और पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उसका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज आपके प्लांट्स को खराब करेगा और आप जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन करना चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया कल्टीवेशन। अब आप कल्टीवेशन कर लिए, उगा लिए अच्छे तरीके से, उगाने के बाद आप आता है नेक्स्ट स्टेप कलेक्शन, जिसमें प्लांट का पार्ट को कलेक्ट किया जाता है सही समय पर। यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो कलेक्ट कर रहे हो वो सही टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग जरूरी है। ठीक है, कलेक्शन कलेक्टेड एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ ग्रोथ बिकॉज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरी विथ एज एंड सीजन। आपको जो भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर समय होता है। आप अगर उस समय पर नहीं करोगे, बाद में करोगे, तो उसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिग्रेड हो जाएंगे या आपको उतने अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। तो सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको क्या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए और उसके लिए क्या प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एग्जांपल से समझे तो लीफ, लीफ को कब कलेक्ट किया जाता है, बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावर आने से पहले लीफ को कलेक्ट करना चाहिए और तभी आपको प्रॉपर अमाउंट में लीफ से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। अदरवाइज जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अगर आप फ्लावरिंग के बाद कलेक्ट करते हो लीफ को तो आपको उतना अमाउंट में नहीं मिलेगा। जैसे आपको फ्लावर से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए तो वो प्रॉपर कब कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड व्हेन फुल्ली डेवलप्ड। फ्रूट्स कलेक्टेड एट मैच्योरिटी, रूट्स कब कलेक्ट किया जाता है, जब प्लांट्स डॉर्मेंट पीरियड पे हो, मतलब उसका ग्रोथ जब बंद हो जाए तो उस टाइम पे रूट्स को कलेक्ट किया जाता है।
अगर उस टाइम पे आप करोगे सही टाइम पे तो आपको ज़्यादा अमाउंट में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह लो, या आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा उस टाइम। तो जो कलेक्शन होता है, कल्टीवेशन के बाद जो कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन सही समय पे होना चाहिए। ओके। फिर आता है कलेक्शन के बाद इस प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं कि कलेक्ट किए और फिर डायरेक्ट उसको डब्बे में रख देते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब कि कुछ प्रोसेस की जाती है उस प्लांट्स पाउच के साथ, जैसे कि उसकी क्लीनिंग करते हैं, पहले तो सफाई करते हैं, उसमें कोई भी डस्ट या अनवांटेड पार्टिकल्स है, अनवांटेड सब्सटेंस है तो उसको हटाया जाता है। फिर रैपिंग, यहाँ पे कुछ अनवांटेड जो भी पार्टिकल्स वगैरह है उसको हटाया जाता है। फिर ड्राइंग, उसको सुखाते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो हट जाए। अगर मॉइस्चर होगा तो इसमें फंगस या माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है और आपके जो ड्रग है वो खराब हो सकते हैं। फिर होता है साइज रिडक्शन। प्रॉपर साइज में कट किया जाता है, अगर लार्ज पार्ट है तो उसको साइज में किया जाता है ताकि उसको ईजिली स्टोर करके रख पाओ। देन फिर होता है क्या, स्टोरेज। स्टोरेज, आइडियल स्टोरेज कंडीशन क्या है, क्रूड ड्रग्स का कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर वगैरह नहीं हो वहाँ पे, क्लीन हो, ठीक है, वेल वेंटिलेटेड हो, और इंसेक्ट्स और चूहे वगैरह से बचा के रखना है आपको अपने ड्रग्स को जो भी आपने प्रोसेसिंग के बाद कलेक्ट किया है। और फिर लास्ट आता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव लाइट एंड मॉइस्चर। लाइट से भी कुछ ड्रग्स खराब हो जाते हैं, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स खराब हो जाते हैं, तो इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये हो गया आपकी स्टोरेज। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, एक्सप्लेन टाइप्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर को इन विट्रो कल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसमें प्लांट के किसी छोटे से लिविंग पार्ट को, जैसे कि सेल हो गया या ऑर्गन हो गए या फिर टिश्यू हो गया प्लांट का, उसको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पर स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करके नया प्लांट बनाया जाता है। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर इन विट्रो कल्चर। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्लांट है, प्लांट का जो लिविंग पार्ट है, एक छोटा सा सेल, टिश्यू या ऑर्गन, वो हम लोग निकालते हैं, सेपरेट करते हैं और उसको फिर लेबोरेटरी में स्टेराइल कंडीशन पे न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके ग्रो करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। तो ये जो टेक्निक है वो कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर। इसके कुछ टाइप्स है, टाइप से पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट cells, tissue or organ under aseptic condition on a suitable nutrient medium। प्लांट के सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को हम लोग निकाल कर उसको सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में एसेप्टिक कंडीशन में नया प्लांट बनाते हैं इसकी हेल्प से। मतलब एक छोटा सा प्लांट का हिस्सा से हम लोग नया प्लांट बना लेते हैं। एक छोटे से प्लांट से हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स को, अंडर लेबोरेटरी, लैब के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, ये टेक्निक कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कैलस कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, ऑर्गन कल्चर, इंडस्ट्रियल कल्चर, एम्ब्रियो और एंथर कल्चर। ठीक है। कैलस कल्चर क्या होता है, प्लांट के टिश्यू को जब आप न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करते हैं तो वहां एक बिना शेप का सेल मास का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहते हैं कैलस। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन हो रहा है सेल मास का, वो कहलाता है कैलस कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, जब आप किसी इंडिविजुअल सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करते हो, न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम, तो वो कहलाता है सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन का मतलब आपको याद रखना है, सेल तैर रहा है, कहाँ तैरेगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो कैसा होगा, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। फिर आता है ऑर्गन कल्चर। यहाँ पे कोई प्लांट का ऑर्गन लेते हैं, जैसे रूट या शूट या लीफ, और वो हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम पे उसको ग्रो करते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गन कल्चर। फिर आता है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम प्लांट का एक पार्ट है जहाँ से प्लांट ग्रो होता है, तो उसको हम लोग कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम पर, वो मेरिस्टेम कल्चर कहलाता है।
फिर आता है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में बेबी प्लांट्स जो सीड्स के अंदर होते हैं उसको निकाल कर हम लोग लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करवाते हैं। फिर आता है एंथर कल्चर। एंथर प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर इसको कल्चर करते हैं हम लोग तो इससे हैप्लॉइड प्लांट्स बनते हैं। तो ये कहलाता है एंथर कल्चर। तो ये आपको बस नाम याद रखना है, इसकी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस आप नाम याद कर लीजिए कौन कौन से टाइप्स। अब जो प्लांट को आप लैब में ग्रो कर रहे हैं है ना, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए। वो फूड कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशनल मीडियम जो आपका बनाया हुआ रहेगा आर्टिफिशियल तरीके से। तो न्यूट्रिशनल मीडियम बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बन सोर्स चाहिए, विटामिन चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चाहिए जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइंस, ठीक है, और वाटर चाहिए। इनको मिला के बनाया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें आप टिश्यू सेल्स या ऑर्गन को ग्रो करवाते हो और नया प्लांट्स डेवलप करते हो। क्लियर? इसके मेंटेनेंस के लिए जो आप लैब में कर रहे हो इसके लिए जरूरी है एसेप्टिक कंडीशन होना, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट, सुटेबल पीएच और कंटामिनेशन ना हो वहाँ आसपास। ठीक है, अगर आप ये सब आसपास का एनवायरनमेंट मेंटेन करते हो तो आप लैब में एक छोटे से प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट, बहुत सारा प्लांट्स डेवलप कर सकते हो। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे टिश्यू कल्चर क्यों कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अगर आपको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जल्दी जरूरी है और जल्दी बनाना है तो फिर ये किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में बनाया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। लैब में अगर आप प्रॉपर कंडीशन देते हो, एसेप्टिक कंडीशन और मीडियम प्रोवाइड करते हो तो नए प्लांट्स का ग्रो होता है जिससे कि डिजीज फ्री प्लांट्स। ठीक है, फिर आता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। और जो मेडिसिनल प्लांट्स खत्म होने को है, इंडेंजर्ड है ना, विलुप्त होने वाले हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए। क्लियर? अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वाटर प्लांट वॉल्यूम्स, एक्सप्लेन टाइप्स, एप्लीकेशन इन मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होता है? प्लांट हार्मोन्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये, जो कि प्लांट के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से प्लांट हार्मोन्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स क्या है? नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इवन इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन पे भी ये वर्क करते हैं। तो अगर आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में नए प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो तो आप इन हार्मोन्स का यूज करते हो। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर जब करते हैं तो इन हार्मोन्स का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर इसके टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सिन्स, इसके एक आध एग्जाम्पल याद कर ली। इसका फंक्शन क्या है? रूट फॉर्मेशन, सेल इलॉन्गेशन और कैलस फॉर्मेशन। जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं और हमें कैलस फॉर्मेशन करना हो या फिर रूट का फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग ऑक्सिन नाम का हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट टाइप जिब्रेलिन। इसके एग्जाम्पल याद कर ले। इसका फंक्शन क्या है? स्टीम इलॉन्गेशन, स्टीम जर्मिनेशन और फ्लावरिंग, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है थर्ड, साइटोकाइंस। इसके एक आध एग्जाम्पल याद कर ली। इसका फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन, सूट फॉर्मेशन। देन फिर है एब्सिसिक एसिड, इसके एबीए एग्जाम्पल याद कर ली। इसका फंक्शन क्या है? सीड डोरमेंसी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्टोमेटल क्लोजर। मतलब कि ये एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। फिर है इथाइलिन। इसका फंक्शन क्या है? फ्रूट रिपनिंग। ठीक है, अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखें तो एप्लीकेशंस इन मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि रूट डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, शूट मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज करते हैं और सीड्स जर्मिनेशन करना हो ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं। फ्लावरिंग रेगुलेशन के लिए
टिश्यू कल्चर जब करना हो लैब में, नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे हॉर्मोन्स का यूज किया जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है और प्लांट्स ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए इन हॉर्मोन्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर अल्कलॉइड्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल टेस्ट विथ एग्जांपल। अल्कलॉइड्स क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशंस, प्रॉपर्टीज और केमिकल टेस्ट क्या क्या लगाकर आप पता कर सकते हो कि क्रूड ड्रग में अल्कलॉइड है या नहीं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कलॉइड्स क्या होते हैं। अल्कलॉइड्स क्रूड ड्रग के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एक नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट के अंदर होता है, ठीक है, मेनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जिसका जनरली फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, ठीक है। जो अल्कलॉइड्स होते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होते हैं और ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं एज अ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। और ये किस तरीके का होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल जैसे मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन है, क्विनिन है, कैफीन है, रिजरपिन है और निकोटिन है। ये कुछ अल्कलॉइड्स है जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और इसके बहुत ही ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं। अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला है ट्रू अल्कलॉइड्स। ट्रू अल्कलॉइड्स किसे कहा जाता है, जो अमाइनो एसिड से डिराइव हो और उसके अंदर नाइट्रोजन हो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, वो कहलाता है ट्रू अल्कलॉइड्स। एग्जाम्पल मॉर्फिन, एट्रोपिन, क्विनिन। फिर आता है सेकेंड क्लासिफिकेशन, प्रोटो अल्कलॉइड्स। इस तरीके का जो अल्कलॉइड्स होता है ये डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड बट नाइट्रोजन नॉट प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता, तो उस तरीके के अल्कलॉइड्स को क्या बोलते हैं, प्रोटो अल्कलॉइड्स। जैसे एग्जांपल एफिड्रिन। थर्ड क्लासिफिकेशन है स्यूडो अल्कलॉइड्स। ये नॉट डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये डायरेक्टली अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं होते। एग्जांपल कैफीन, ठीक है। अगर हम लोग अल्कलॉइड्स के प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जनरली बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नहीं, बेसिक नेचर का होता है। यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। यूजुअली इसके अंदर नाइट्रोजन पाए जाते हैं इन हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। फ्री अल्कलॉइड्स आर ऑफन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं अच्छे से। अल्कलॉइड सॉल्ट्स जो होते हैं ये जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये बहुत ही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, बहुत ही अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छा थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है। और ये अल्कलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में, नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। अब कोई प्लांट पार्ट है आपके पास या कोई क्रूड ड्रग्स है, उसके अंदर एल्कलॉइड्स है या नहीं है ये आपको पता था, तो उसके लिए कुछ टेस्ट लगाए जाते हैं। जैसे कि पहला केमिकल टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट सॉल्यूशन है जिसमें एल्कलॉइड है या नहीं आपको पता करना, तो उस सॉल्यूशन में आप डाल दोगे रिएजेंट। रिएजेंट का नाम क्या है, ड्रैगन ड्रॉप, ठीक है। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट ऐड करते हैं जिससे अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, ऑरेंज या रेडिश टाइप का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस सॉल्यूशन में, तो समझ जाना है कि उसमें अल्कलॉइड है, ठीक है। सेकंड जो टेस्ट यूज किया जाता है अल्कलॉइड को टेस्ट करने के लिए उसमें है या नहीं, वो है मेयर्स टेस्ट। इसमें मेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग अपने टेस्ट सॉल्यूशन में, और अगर क्रीम या व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो मतलब कि टेस्ट सॉल्यूशन में अल्कलॉइड है, और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो टेस्ट सॉल्यूशन में अल्कलॉइड नहीं है। थर्ड जो टेस्ट है वो है वैगनर टेस्ट। वैगनर टेस्ट में जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है वैगनर्स रिएजेंट। अगर ये रिएजेंट आप अपने टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड करते हो और जैसा प्रेसिपिटेट बनता है रेडिश ब्राउन टाइप का,
तो मतलब कि उस टेस्ट सॉल्यूशन में अल्कलॉइड प्रेजेंट है। और अगर ब्राउन टाइप का प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो मतलब कि अल्कलॉइड नहीं है। तो आपको याद रखना है अल्कलॉइड को टेस्ट करने के लिए 3 तरीके का टेस्ट है। ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है तो अल्कलॉइड है। मेयर्स टेस्ट, जिसमें मेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं, और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट क्रीम टाइप का प्रेसिपिटेट बनता है तो अल्कलॉइड प्रेजेंट है। वैगनर्स टेस्ट में किस टाइप का प्रेसिपिटेट बनता है? ब्राउन। अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है तो मतलब कि अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है उसमें। तो ये कुछ टेस्ट है जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि जो सैंपल है उसके अंदर अल्कलॉइड है या नहीं। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप ये आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल हो और ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाए और आप अच्छे से अच्छा लिख कर आ पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।